हाँ स्टूडेंट देखो, एक्चुअली आज की क्लास में हमको ये रेडियो एक्टिविटी वाला मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का बचाव पार्ट कंप्लीट करना है। कुछ छूट नहीं जाए उसके लिए मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, ठीक। तो देखो पिछली क्लास में हमने बंधन ऊर्जा से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक। अब देखो अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी, इसको पढ़ते हैं, ठीक। वही सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव नाभिक कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखो ये चीज तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ ली थी ना। देखो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि प्रकृति में कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत ही कम होती है। ऐसे एग्जांपल है रेडियो एक्टिव यूरेनियम, रेडियम, कार्बन 14, ड्यूटेरियम, ये सब। तो ध्यान रखना, हम पढ़ चुके हैं कि प्रकृति में कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत ही कम होती है ना? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत ही कम होगी तो उसका हर एक न्यूक्लियन बहुत कम ऊर्जा के साथ बंधा होगा, मतलब बहुत लूजली बंधा होगा। तो ध्यान रखना कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत कम होगी तो प्रत्येक न्यूक्लियन बहुत लूजली बंधा होगा, मतलब वो जो नाभिक होगा वो कच्चा होगा या कमजोर होगा। या परफेक्ट शब्दों में बोले तो नाभिक बहुत ज्यादा अस्थायी होगा। इतना अस्थायी होगा कि पड़े पड़े टूटने लग जाएंगे, मतलब पड़े पड़े विघटित होने लग जाएंगे। और इस टाइप के जो अस्थायी नाभिक सॉरी इतने ज्यादा अस्थायी होते हैं कि पड़े पड़े टूटने या विघटित होने लग जाते हैं और विघटित होकर के अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं ना। तो इस टाइप के अस्थायी नाभिकों को रेडियोएक्टिव नाभिक बोलते हैं और ऐसे अस्थायी पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, रेडियोएक्टिव यूरेनियम, रेडियम, कार्बन 14, ड्यूटेरियम। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो ये देख लिया, ठीक। अब देखो रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होते हैं वो तो हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन देखो इस वाले पार्ट में हम रेडियोएक्टिव रिएक्शन की काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो इस वाले पार्ट में हम रेडियोएक्टिव रिएक्शन की काइनेमेटिक्स देखेंगे, मतलब जैसे किसी पात्र में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एनोड नाभिक भरे हैं। अब रेडियोएक्टिविटी के कारण नाभिक विघटित होने लगेंगे, लेकिन बताओ कि क्या सारे नाभिक एक साथ विघटित होंगे, क्या नहीं होंगे? बताओ नाभिक वन बाय वन विघटित होंगे। जैसे पहले ये नाभिक विघटित हुआ, फिर ये हुआ, इस तरह से नाभिक वन बाय वन विघटित होंगे। तो हमको देखना है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या ये समय के साथ किस तरह से चेंज करेगी, इसको हमको मैथमेटिकली पढ़ना है। तो देखो ये तुम सभी ने, है ना, तुमने केमिकल काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन की जो काइनेमेटिक्स होती है वो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के सिमिलर होती है ना। केमिकल काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के सिमिलर होती है। बस रेडियोएक्टिव रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के सिमिलर पढ़ेंगे, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहले फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको तुम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमको दे रखा है कि NH4NO2 का कोई एक्वस सॉल्यूशन है ना। NH4NO2 का कोई जलीय विलयन है, इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर ये 2H2O प्लस N2 में कन्वर्ट हो जाता है। सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि शुरू में इस NH4NO2 के A मोल लिए हैं, शुरू में NH4NO2 के A मोल लिए हैं। तो बताओ इस अभिक्रिया के कारण इस NH4NO2 के मोल खर्च होंगे, मतलब मोल वियोजित होंगे। तो क्या पूरा अमोनियम नाइट्रेट एक साथ खर्च थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे खर्च होगा। तो हमको देखना है कि वियोजन और इसके बचे हुए मोल ये समय के साथ किस तरह से चेंज करेंगे वो देखना है। बस बिल्कुल केमिस्ट्री में तुमने किया था वैसे ही ले रहा हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि
मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर NH4NO2 के e मोल हैं और इनके 0 है। अब बताओ समय के साथ साथ इसके मोल खर्च होंगे मतलब वियोजित होंगे, है ना? वही कि समय के साथ साथ इसके मोल खर्च होंगे मतलब वियोजित होंगे। और चलो मान लेते हैं कि t समय में इसके x मोल खर्च हो गए मतलब x मोल वियोजित हो गए। तो बताओ इसके शुरू में a मोल थे और उसमें x मोल खर्च है वियोजित हो गए, तो इसके कितने मोल बचेंगे a माइनस एक्स। और बताओ इसके x मोल वियोजित होंगे तो उससे H2O के 2x मोल बनेंगे और N2 के x मोल बनेंगे। वैसे H2O के कितने मोल बनेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं इसके x मोल खर्च होंगे तो इसके 2x मोल बनेंगे और नाइट्रोजन के x मोल बनेंगे। ठीक है, बस अब हमको देखना है कि वियोजन की दर कितनी होगी वो देखना है। और तुम सभी को पता होगा कि वियोजन की जो दर होती है उसको अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वियोजन की दर कितनी होगी वो देखना है। तो तुम बताओ कि इसमें जो वियोजित मोल है इसको हमने x बोला है ना? इसमें जो वियोजित मोल है उसको x बोला है, तो वियोजन की दर को क्या बोल सकते हैं dx by dt, है ना? तो ये वियोजन की दर या वियोजन की दर या रेट ऑफ सॉरी वियोजन की दर या अभिक्रिया की दर को हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं dx by dt। और हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि वियोजन की दर क्रिया कारक के बचे हुए मोल के समानुपाती होगी। ठीक है, तुमको बताओ कि क्रिया कारक के मोल ज्यादा बचे हैं तो वियोजन ज्यादा तेजी से होगा और क्रिया कारक के मोल कम बचे होंगे तो वियोजन धीरे धीरे होगा। तो हम बोल सकते हैं सॉरी तो हम बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की दर या वियोजन की दर क्रिया कारक के बचे हुए मोल a माइनस एक्स पे निर्भर करती है। और ध्यान रखना कि वियोजन की दर a माइनस एक्स की पावर 1 पर निर्भर करती है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन या प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बस आगे बढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वियोजन की दर मतलब dx by dt प्रोपोर्शनल टू क्रिया कारक के बचे हुए मोल a माइनस एक्स की पावर 1। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करते हैं और तुम सभी को पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको k बोलते हैं, मतलब इसको रेट कांस्टेंट या दर नियतांक बोलते हैं। ठीक है, बस dx by dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, तो dx by dt इक्वल टू k into a माइनस एक्स। बस अब सिंपली समाकलन करेंगे लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो x वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा टर्म को RHS में। तो LHS में कितना आएगा dx अपन a माइनस एक्स बराबर RHS में k इंटू dt। बस दोनों समाकलन करेंगे लिमिट t इक्वल 0 से t इक्वल 0 पर वियोजन लगभग 0 और t इक्वल t पर वियोजन x मान लेते हैं। आगे तुमने केमिस्ट्री में इसको समाकलन किया होगा, है ना? तो आगे केमिस्ट्री में इसको समाकलन किया होगा, प्रॉपर लिमिट रखी होगी और लिमिट रख करके अगर सॉल्व करते हैं तो वियोजित मोल समय के साथ इस टाइप से चेंज होते हैं। ठीक है, तो वियोजित मोल का एक्सप्रेशन आता है e 1 माइनस e की पावर माइनस kt। इन सबको उधर ट्रांसफर करें तो रेट कांस्टेंट k भी आ जाता है। ठीक, कितना आता है 1 by t ln a ऊपर a माइनस एक्स। और इस नेचुरल लॉग को 10 की बेस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 e आ जाता है। तो ये एक्सप्रेशन तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और देखो ये तो वियोजित मोल है ना, अगर बचे हुए मोल के बारे में लिखना है या बची हुई सांद्रता के बारे में लिखना है तो उसको सॉल्व करने पर ये एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, मतलब शुरू में क्रिया कारक की सांद्रता C नॉट हो तो t समय के बाद क्रिया कारक की सांद्रता C इक्वल टू C नॉट e की पावर माइनस kt होती है। ये सब तुमने, है ना, ये सब तुमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। बस तुम आराम से बताओ कि जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ी एग्जैक्टली वैसे अब हम रेडियो एक्टिव रिएक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखो, ये तो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के कंसेप्ट पढ़ लिए, तो बस जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी एग्जैक्टली वैसे अब रेडियो एक्टिव रिएक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं, इसकी भी काइनेमेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो चलो
अब हम सॉरी अब हम रेडियो एक्टिव रिएक्शन का एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कोई पात्र है, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भरा है, जैसे मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम भरा है ना भाई। तो कोई पात्र है, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा है, मतलब मान लेते हैं रेडियो एक्टिव यूरेनियम भरा है। और चलो शुरू में मान लेते हैं कि यूरेनियम के एन नॉट नाभिक है ना, तो मान लेते हैं कि शुरू में यूरेनियम के एन नॉट रेडियो एक्टिव नाभिक है। अब तुम बताओ कि रेडियो एक्टिविटी के कारण, और हमको दे रखा है कि यूरेनियम बहुत ज्यादा अस्थायी मतलब रेडियो एक्टिव है, ये स्वतः ही टूट जाता है और टूट करके अल्फा पार्टिकल निकलता है, और बचा हुआ जो नाभिक होगा उसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, वो थ्योरियम है। तो हमको दे रखी है रिएक्शन कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम स्वतः ही टूट जाता है, टूट करके थ्योरियम और अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो बस आराम से बताओ कि जो मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव है, तो इसके नाभिक लगातार विघटित होते जाएंगे, या अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो रेडियो एक्टिव नाभिक मरते जाएंगे। लेकिन तुम बताओ कि क्या सारे रेडियो एक्टिव नाभिक एक साथ विघटित तो नहीं होंगे ना, वन बाय वन विघटित होंगे। जो पहले ये विघटित हुआ फिर ये हुआ, इस टाइप से वन बाय वन विघटित होंगे। तो हमको देखना है कि इस सैंपल में सॉरी हमको देखना है कि सैंपल में विघटित नाभिकों की संख्या ये समय के साथ किस टाइप चेंज करेगी, और बचे हुए जिंदा नाभिकों की संख्या मतलब रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या ये समय के साथ किस टाइप से चेंज होगी वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो भी एक टाइप से फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ही है ना, बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी एक टाइप से फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के सिमिलर है। बस इसको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के सिमिलर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो केमिस्ट्री के टाइप से ही करते हैं। चलो स्टार्टिंग में या सॉरी पहले स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो बताओ स्टार्टिंग में या t इक्वल टू 0 पर रेडियो एक्टिव यूरेनियम के तो कितने नाभिक हैं, एन नॉट, और इन दोनों के 0 0 है ना वही। स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिव पदार्थ के तो एन नॉट नाभिक और इनके 0 0 है। अब तुम बताओ कि समय के साथ साथ सॉरी तुम बताओ कि समय के साथ साथ रेडियो एक्टिव नाभिक विघटित होते जाएंगे मतलब मरते जाएंगे। और चलो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टी समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ के एक्स नाभिक विघटित हो गए। याद रखना, इधर जो काम वियोजन करता है इधर वही काम विघटन करता है। तो मान लेते हैं कि नाभिक लगातार विघटित हो रहे हैं। और चलो चलो मान लेते हैं कि टी समय में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एक्स नाभिक विघटित हो गए। तो तुम आराम से बताओ कि शुरू में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक थे, शुरू में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक थे और उसमें से एक्स नाभिक विघटित हो गए। तो इस रेडियोएक्टिव के नाभिक बचेंगे कितने, एन नॉट माइनस एक्स। और याद रखना कि किसी भी टी समय पर रेडियोएक्टिव नाभिक के किसी भी टी समय पर बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या को हम कैपिटल एन बोलते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि ये जो रेडियोएक्टिविटी का पार्ट है ना, उसमें जो वियोजित सॉरी इस रेडियोएक्टिविटी में जो विघटित नाभिकों की संख्या उसको तो एक्स बोलते हैं, और बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या को एन बोलते हैं, ठीक है। अब चलो आराम से बताओ कि अगर इसके एक्स नाभिक विघटित हुए तो उससे थ्योरियम के भी एक्स बनेंगे और अल्फा पार्टिकल के भी एक्स बनेंगे। बस जैसे उधर हमने जैसे उधर हमने वियोजन की दर देखी थी, वैसे ही यहाँ विघटन की दर देख सकते हैं। तो तुम बताओ कि विघटित नाभिकों को x बोला है, तो विघटन की दर को हम क्या बोलेंगे, dx by dt। इसको अभिक्रिया की दर भी बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विघटित नाभिकों को x बोला है तो विघटन की दर कितनी होगी, dx by dt। और हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं सॉरी ठीक है ना, हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जो विघटन की दर होगी वो क्रियाकारक मतलब है ना, विघटन की दर क्रियाकारक के बचे हुए नाभिकों की संख्या एन नॉट माइनस एक्स के समानुपाती होगी। तुम बताओ कि सक्रिय नाभिकों की संख्या ज्यादा हो तो विघटन तेजी से होगा, और सक्रिय नाभिकों की संख्या कम हो तो विघटन धीरे धीरे होगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि विघटन की दर मतलब dx by dt ये सॉरी
विघटन की दर मतलब dx by dt ये बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n0 माइनस x के समानुपाती होगी और n0 माइनस x की पावर 1 पे निर्भर करती है, इसलिए इसको भी एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब देखो, अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं और हमको पता है कि इस बार भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और याद रखना कि उधर जो कांस्टेंट आता है उसको रेट कांस्टेंट के बोलते हैं और इधर जो कांस्टेंट आता है उसको डीके कांस्टेंट या क्षय नियतांक लैम्ब्डा बोलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो, वैसे तो केमिस्ट्री के टाइप से सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स वाले टर्म को इधर ले जाओ, मतलब वेरिएबल सेपरेट करके समाकलन करो तो आंसर वैसा ही आएगा। x इक्वल टू a की जगह n नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करते हैं, बुक में थोड़ा अलग टाइप से किया होता है, तो इस टाइप से करोगे तब भी कोई पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन बुक्स में क्या करते हैं, ये जो समीकरण है वो अभी विघटित नाभिक x की फॉर्म में है, लेकिन बुक में क्या करते हैं कि इसको बचे हुए नाभिकों की संख्या n में कन्वर्ट करते हैं। तो बुक में ये किया होता है कि इसलिए जो समीकरण है उसको विघटित नाभिक x की जगह बचे हुए नाभिक n की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो कर लेते हैं मूर्खों टाइप से। वैसे तो कोई जरूरी नहीं था, लेकिन बुक में ये किया होता है। ये जो समीकरण है उसको x की जगह बचे हुए नाभिकों की संख्या n में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तुम आराम से बताओ कि बताओ n नॉट माइनस एक्स सॉरी आराम से बताओ कि n नॉट माइनस एक्स को तो क्या बोल सकते हैं, बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n बोल सकते हैं। इसको कैपिटल N में कन्वर्ट किया तो इसको भी कैपिटल N में कन्वर्ट करना होगा, कर सकते हैं ना। मैं लिख देता हूँ कि बताओ, मैं लिख देता हूँ कि शुरू में सर मैं लिख देता हूँ कि विघटित नाभिकों की संख्या x हो तो बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या कितनी होगी, n नॉट माइनस एक्स। ये देख चुके हैं ना, विघटित नाभिक x हो तो बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n इक्वल टू n नॉट माइनस एक्स होगी। अब हमको dx by dt को dn by dt में कन्वर्ट करना है, तो दोनों t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो बताओ इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dn by dt बराबर n नॉट कांस्टेंट है अकेला है तो अवकलन 0 माइनस इस x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx by dt माइनस को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dx by dt इक्वल टू माइनस dn by dt आ गया। बस बताओ ये dx by dt को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dn by dt। बस अब हम, है ना, अब हम इस पूरी समीकरण को विघटित नाभिक x की जगह बचे हुए नाभिकों की संख्या n में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि n नॉट माइनस एक्स को तो क्या बोल सकते हैं, बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n, और बताओ ये dx by dt को क्या लिख सकते हैं, माइनस dn by dt। तो मैं लिख देता हूँ n नॉट माइनस एक्स को तो n और dx by dt को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dn बाय dt ऐसे लिख सकते हैं। माइनस को तुम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो कि होता विघटित अगर विघटन होगा तो सक्रिय नाभिकों की संख्या घटेगी इसलिए माइनस आ रहा है, ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं। बस अब इस समीकरण को n की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, इस समीकरण को n की फॉर्म में लिखते हैं। तुम आराम से बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन या विघटन की दर को dx by dt बोला था, लेकिन इसको n की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस dn by dt। ये आगे बताएंगे, नहीं ध्यान रखना तुम, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब विघटन की दर बेसिकली तो dx by dt होती है, लेकिन इसको n की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस dn by t प्रोपोर्शनल टू n नॉट माइनस एक्स को बचे हुए नाभिकों की संख्या n। ध्यान रखा कि दोनों का मतलब सेम ही है, ये ध्यान रखा विघटन की दर को माइनस dn by t प्रोपोर्शनल टू बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n इसके समानुपाती होगी। अब चलो इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करते हैं, है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करते हैं और हमको अच्छे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो जैसे उधर जो कांस्टेंट आता था उसको रेट कांस्टेंट के बोलते थे, वैसे इधर जो कांस्टेंट आता है उसको क्षय नियतांक लैम्ब्डा बोलते हैं। ध्यान रखना, इधर जो कांस्टेंट आता है उसको लैम्ब्डा बोलते हैं, मतलब इसको क्षय नियतांक या इसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं, है ना।
ये जो कांस्टेंट आता है उसको क्षय नीयतांक या डीके कांस्टेंट बोलते हैं। और हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ, कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ ये जो क्षय नीयतांक या डीके कांस्टेंट जो लैम्डा होता है वो एक्चुअली उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो इस चीज पे निर्भर करेगा कि वो पदार्थ कितना रेडियो एक्टिव, मतलब कितनी जल्दी जल्दी विघटित होता है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे तुम बताओ कि अगर पदार्थ रेडियन जैसा पदार्थ है ना, डेल्टा, सॉरी, ये तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पदार्थ रेडियन जैसा पदार्थ है, उन सभी को पता है कि रेडियन बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, जल्दी जल्दी विघटित होता है, इसलिए उसका क्षय नीयतांक ज्यादा होगा। और अगर पदार्थ कार्बन 14 जैसा आलसी पदार्थ है ना भाई, ये पदार्थ कार्बन 14 जैसा आलसी पदार्थ है जो 5000 सालों में जिसकी संख्या आधी होती है, तो कार्बन 14 जैसा आलसी पदार्थ है जो बहुत कम रेडियो एक्टिव, बहुत धीरे धीरे विघटित होता है, तो उसका क्षय नीयतांक कम होगा। ध्यान रखना कि क्षय नीयतांक इस चीज पे निर्भर करता है कि वो मटेरियल कितना रेडियो एक्टिव है, कितना जल्दी जल्दी विघटित होता है, उस पर निर्भर करता है बस। ये जो समीकरण होती है ना, ये जो समीकरण होती है उसको रदरफोर्ड और सॉडी की समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको रदरफोर्ड और सॉडी साइंटिस्ट था, उसने डिराइव किया था, इसे रदरफोर्ड और सॉडी की समीकरण बोलते हैं। बस हम कह सकते हैं कि विक्टन की दर में तो माइनस डी एन बाई टी प्रोपोर्शनल टू एन, तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल लैम्डा इंटू एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है बस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो सॉल्व करने के लिए वही कि समाकलन करेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। एन वाली टर्म को एलएचएस में और बाकी कचरा को आरएचएस में। एन वाली टर्म को एलएचएस में ले आएंगे तो कितना आएगा, dn by n इक्वल टू, बाकी कचरा टर्म को आरएचएस में लाएंगे तो माइनस लेमडा इंटू डी टी। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, रास्ता साफ है, तो दोनों इंटीग्रेशन कर सकते हैं। dt है तो t की लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल t, इधर dn है तो n की लिमिट। तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या कितनी थी, n नॉट, और किसी भी जनरल t समय पर रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या निकालनी है तो n मान लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बताओ dn by n का इंटीग्रेशन, सॉरी, dn by n का समाकलन कितना हो गया, log n, ये तो जगह नहीं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ कि dn by n का समाकलन log n। बताओ अपर लिमिट रखेंगे तो log n माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log n नॉट बराबर माइनस लेमडा कांस्टेंट है बाहर, और ओनली dt का समाकलन t, लिमिट रखेंगे तब भी t आएगा। ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं। बताओ log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a ओपन b। बताओ इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, log n बाय n नॉट लिख सकते हैं, बराबर माइनस लेमडा टी आ गया। बस अब नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करते हैं। नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर। नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर कितना आएगा, n बाय n नॉट, और नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर e की पावर माइनस लेमडा टी। बस इस n नॉट को भी उधर भगाते हैं। बस n नॉट को, n नॉट को उधर भगाएंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। तो रेडियो एक्टिविटी की सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण ये आ गई। तो बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना, सॉरी, तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि शुरू में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n नॉट हो तो समय के साथ साथ ये विघटित होते आएंगे ना। तुम बताओ कि शुरू में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n नॉट हो तो t समय के बाद रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या कितनी बचेगी, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ये होगी। ठीक है, जब n बचे हुए सक्रिय नाभिकों की संख्या, n बचे हुए सक्रिय नाभिकों की संख्या, ये अपने अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो जिंदा नाभिकों की संख्या, ये होगा। ठीक है, चलो एक बार इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, है ना। इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं कि ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, तो हम देखते हैं कि समय के साथ साथ रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या किस तरह से चेंज होगी वो देखते हैं, है ना। तो हमको अच्छे पता है कि रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या कैसे चेंज करती है, n इक्वल एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी।
तो चलो पहले t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर यह स्टार्टिंग में तो रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n0 थी, फिर रेडियोएक्टिविटी के कारण इसके नाभिक विघटित होते जाएंगे, तो सक्रिय नाभिकों की संख्या घटेगी और ऐसे एक्सपोनेंशियली घटेगी, है ना। कि सक्रिय नाभिकों की संख्या घटेगी और एक्सपोनेंशियली घटेगी, और लंबे टाइम के बाद मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट रखें तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, मतलब सक्रिय नाभिकों की संख्या टेंड्स टू 0 हो जाएगी, मतलब लंबे समय के बाद लगभग सारे नाभिक विघटित हो जाएंगे। तो एक ग्राफ देख लिया, ठीक है। एक और चीज तुम देखना, ग्राफ को थोड़ा सा फिर से बनाए। यानी ये बोल सकते हैं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर सक्रिय नाभिकों की संख्या टेंड्स टू 0 होगी। ये ग्राफ देख लिया, ठीक ना। अब देखो इसमें ग्राफ जो होता है उस पर लैम्डा का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। देखो जैसे पहले केस में मान लेते हैं, ये पहले केस में मान लेते हैं कि जो पदार्थ है वो रेडियन जैसा है, मतलब बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है ना। पहले मान लेते हैं पदार्थ रेडियन जैसा है, मतलब बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है मतलब इसका क्षय नियतांक ज्यादा है। तुम बताओ कि क्षय नियतांक ज्यादा होगा तो नाभिक तेजी से विघटित होंगे, मतलब नाभिकों की संख्या तेजी से घटेगी, है ना। हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि कोई पदार्थ ज्यादा रेडियो एक्टिव है, या अगर किसी का क्षय नियतांक ज्यादा है ना, किसी का क्षय नियतांक ज्यादा है तो पदार्थ ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा, मतलब इसके नाभिक तेजी से विघटित होंगे, इससे सक्रिय नाभिकों की संख्या तेजी से घटेगी। ग्राफ इस टाइप का होगा, ठीक है। और चलो अगले केस में देखना, ये चलो हम्म, अगले केस में देखना, चलो अगले केस में मान लेते हैं कोई पदार्थ कार्बन 14 जैसा आलसी पदार्थ है, जो जिसका क्षय नियतांक कम है। तो बताओ क्षय नियतांक कम होगा तो बताओ, है ना, किसी का भी क्षय नियतांक कम होगा तो पदार्थ कम रेडियो एक्टिव होगा, मतलब धीरे धीरे विघटित होगा, तो सक्रिय नाभिकों की संख्या भी धीरे धीरे घटेगी। इस टाइप से ग्राफ आएगा, कर लोगे। तो ये सर हमने देख लिया। चलो अभी तो कैपिटल एन है, देखा कैपिटल एन तो बचे हुए सक्रिय नाभिकों की संख्या है, लेकिन अब हमको देखना है कि विघटित नाभिकों की संख्या, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो वो हमको पता है कि t समय पर बचे हुए सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, है ना। और विघटित नाभिकों की संख्या देखनी है, तो बताओ बचे हुए नाभिकों की संख्या n को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, एन नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ देखा था ना वही कि बचे हुए नाभिकों की संख्या n को खोल करके एन नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं। आगे ट्रांसफर कर लेना, तो ट्रांसफर करोगे तो x मतलब विघटित नाभिकों की संख्या, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये बनेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ो। ये तो अभी हमने ये विघटित नाभिकों की संख्या देख ली, ये समय के साथ किस टाइप चेंज करेगी, x इक्वल एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। चलो इसका भी समय के साथ ग्राफ बनाते हैं। तो तुम बताओ कि स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल 0 पर तो विघटित नाभिकों की संख्या टेंस टू 0 होगी, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद बताओ समय के साथ साथ e की पावर माइनस लेमडा टी घटेगा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी बढ़ेगा, मतलब समय के साथ साथ विघटित नाभिकों की संख्या बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। और अब लंबे समय के बाद ये t टेंस टू इनफाइनाइट पर देखते हैं, तो t टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, मतलब x इक्वल टू लगभग n नॉट हो जाएगा। बोल सकते हैं कि शुरू में विघटित नाभिकों की संख्या 0 होगी, फिर समय के साथ साथ नाभिक विघटित होते जाएंगे तो विघटित नाभिकों की संख्या बढ़ेगी, और लंबे समय के बाद लगभग लगभग सारे नाभिक विघटित हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अच्छे ध्यान का, मैं पेज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अच्छे ध्यान का तुम अभी तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा ना, लेकिन आगे रिजल्ट याद रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये क्या हो रहा है फैन की, ये तो आगे अच्छे ध्यान था कि कोई भी रेडियो, ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखते हैं, ठीक है। जैसे मान ले ठीक है, मान लेते हैं जैसे
तो मान लेते हैं कि किसी सैंपल में शुरू में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक हैं, है ना, वही कि सैंपल में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक हैं। अब बताओ रेडियोएक्टिविटी के कारण इसके नाभिक क्षय होंगे और क्षय नियतांक एन लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। बस रेडियोएक्टिविटी के कारण नाभिक क्षय होंगे तो सक्रिय नाभिकों की संख्या घटेगी ना। और हमको अच्छे पता है कि किसी भी टी समय पर बचे हुए सक्रिय नाभिकों की संख्या को तो एन बोलते हैं और उसका फॉर्मूला एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी है। और किसी भी टी समय तक जो विघटित नाभिकों की संख्या उसको एक्स बोलते हैं और इसका फॉर्मूला एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। वैसे एक से दूसरा तो बना सकते हैं लेकिन इस चीज को हमको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। अब देखो अब इसमें कई बार प्रायिकता के क्वेश्चन आते हैं, है ना? इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं इसमें क्वेश्चन बोल लेता हूँ। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कोई पात्र है, सॉरी, इस बार भी हमको दे रखा है कोई सैंपल है और उसमें शुरू में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक हैं और ये विघटित है ना, इसका विघटन हो रहा है जिसका क्षय नियतांक लैम्डा है। तो बस नाभिक एक के बाद एक विघटित होंगे ना। तो हमको पूछा है, हमको प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा है, मतलब हमको पूछा है कि किसी भी जनरल टी समय पर किसी भी नाभिक के अविघटित रहने की मतलब जिंदा रहने की प्रायिकता कितनी होगी वो देखना है। और फिर पूछा है कि टी समय पर किसी भी नाभिक के विघटित होने की मतलब मरने की प्रायिकता कितनी होगी वो देखना है। कंफ्यूज तो नहीं होती, ये पूछा हमको कि किसी भी टी समय, है ना, टी समय पर किसी भी नाभिक के मरने की प्रायिकता, सॉरी, जिंदा रहने की प्रायिकता मतलब बचे रहने की प्रायिकता, और टी समय पर किसी भी नाभिक के मरने की मतलब विघटित होने की प्रायिकता कितनी होगी वो पूछा। स्टार्ट करते हैं, देखना। तो ये रेडियोएक्टिव पदार्थ के नॉट नाभिक हैं, धीरे धीरे विघटित होंगे और हमको पता है कि टी समय पर बचे हुए नाभिकों की संख्या तो n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी और टी समय तक विघटित नाभिकों की संख्या x इक्वल टू एन नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो चलो अब हमको पूछा है कि किसी भी टी समय पर किसी भी नाभिक के अविघटित रहने की प्रायिकता मतलब जिंदा रहने की प्रायिकता, ये इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल बोलते हैं, ये कितनी होगी वो देखना है। देखो तुम, सॉरी, तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि टी समय पर किसी भी नाभिक के जिंदा रहने की प्रायिकता कितनी होगी, टी समय पर जिंदा नाभिकों कुल नाभिक, है तो वही तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से बोल सकते हैं कि टी समय पर कि टी समय पर किसी भी नाभिक के जिंदा रहने की प्रायिकता क्या होगी, टी समय पर जिंदा नाभिकों कुल नाभिक। बस तुम बताओ कि तुम बताओ कि टी समय पर जो जिंदा नाभिक या जो बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिक है इसको एन बोलते हैं ना, तो तुमको पता है कि टी समय पर जो जिंदा नाभिक है या जो बचे हुए रेडियोएक्टिव नाभिक है इसको एन बोलते हैं और उसका मान कितना होता है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपन इस सैंपल में कुल नाभिक एन नॉट, तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, तो कैंसिल करेंगे तो किसी भी नाभिक के जिंदा होने की प्रायिकता या सर्वाइवल की प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास, ई की पावर माइनस लैम्डा टी ई आ गई। चलो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं कि जिंदा रहने की प्रायिकता, ठीक है ना, जिंदा मतलब अविघटित रहने की प्रायिकता ये समय के साथ किस टाइप चेंज होगी वो देखना है, ठीक है। तुम आराम से बताओ कि t इक्वल टू जीरो पे पहले देखते हैं, तो t इक्वल टू जीरो रखोगे तो e की पावर जीरो वन, मतलब बोल सकते हैं कि t इक्वल जीरो पर जिंदा रहने की प्रायिकता ये टेंस टू वन होगी, मतलब 100% होगी। तो कॉमन सेंस है यार कि t इक्वल जीरो पर तो सारे नाभिक जिंदा है ना, तो जिंदा रहने की प्रायिकता 100% मतलब लगभग वन होगी। फिर बताओ समय के साथ साथ नाभिक विघटित होते जाएंगे मतलब मरते जाएंगे, तो जिंदा रहने की प्रायिकता घटेगी और ऐसे एक्सपोनेंशियली घटेगी, है ना। तो जिंदा रहने की प्रायिकता घटेगी, एक्सपोनेंशियली घटेगी। और बताओ लंबे समय के बाद या टी टेंस टू इनफाइनाइट पर लगभग सारे के सारे नाभिक विघटित हो जाएंगे, तो जिंदा नाभिक टेंस टू जीरो होंगे, तो सर्वाइवल की प्रायिकता भी लगभग जीरो हो जाएगी, ठीक, ये कर दिया। अब चलो अभी तो हमने टी समय पर किसी भी नाभिक के अविघटित रहने की प्रायिकता देखी थी, लेकिन अब देखते हैं कि
किसी भी जनरल टी समय पर किसी नाभिक के विघटित होने की या मरने की प्रायिकता कितनी होगी वो देखता है। वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि मरने की प्रायिकता कितनी होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। स्मार्ट पर्सन मुंह जुबानी बोल सकता है कि जिंदा रहने की प्रायिकता इतनी है तो मरने की प्रायिकता इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, मतलब 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी होगी। लेकिन चलो मूर्ख मोटा ऐसे निकाल लेते हैं। बस अब टी समय पर किसी भी नाभिक के मरने की मतलब विघटित होने की प्रायिकता देखनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके देखना है। तुम आराम से बताओ कि टी समय पर किसी भी नाभिक के विघटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। टी समय तक विघटित नाभिक अपन कुल नाभिक, और तुम बताओ कि टी समय तक जो विघटित नाभिक है उसको हम एक्स बोलते हैं और इसका मान होता है एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपन कुल सक्रिय नाभिकों की संख्या, है ना। शुरू में कुल सक्रिय नाभिकों की संख्या एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके मतलब विघटित होने की प्रायिकता आ गई 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हम पहले से देख चुके हैं। चलो इसका भी ग्राफ बना देते हैं एक बार। ये तो हम देखते हैं कि मरने की प्रायिकता है किसी भी नाभिक के विघटित होने की प्रायिकता, ये समय के साथ किस टाइप चेंज होगी इसका ग्राफ बनाना है। चलो पहले t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 और 1 माइनस 1 0, मतलब t इक्वल टू 0 पर मरने की प्रायिकता टेंस टू 0 होगी। और वो तो कॉमन सेंस है यार, है ना। वो तो कोई मतलब कॉमन सेंस से बता सकता है कि स्टार्टिंग में तो t इक्वल टू 0 पर तो सारे के सारे नाभिक जिंदा हैं, तो मरे हुए नाभिक 0 है, इसलिए t इक्वल 0 पर तो मरने की प्रायिकता 0 होगी। फिर बताओ समय के साथ साथ e की पावर माइनस लैम्डा टी घटेगा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी बढ़ेगा, मतलब अ, विघटित होने की प्रायिकता बढ़ेगी। और चलो t टेंस टू इनफाइनाइट पर देखते हैं, मतलब लंबे समय के बाद। तो इसमें t टेंस टू इनफाइनाइट रख दें तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके कितना हो जाएगा, लगभग 1। वो तो कॉमन सेंस से बोल सकते थे कि शुरू में विघटित नाभिक 0 तो विघटन की प्रायिकता भी 0, फिर धीरे धीरे विघटित नाभिकों की संख्या बढ़ेगी तो विघटित होने की प्रायिकता ही बढ़ेगी, और लंबे समय के बाद लगभग लगभग सारे नाभिक विघटित हो जाएंगे, तो लंबे समय के बाद विघटन की प्रायिकता लगभग 100% मतलब 1 हो जाएगी। इजीली इसको कर सकते। चलो आगे बढ़ो। तो सारी छोटी मोटी चीजें पढ़ ली। अब देखो अब इस रेडियो एक्टिविटी में बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है अर्धआयुकाल, जिसको टी हाफ से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये सिंपल है लेकिन इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। ठीक, तो अर्धआयुकाल के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है कि अर्धआयुकाल क्या होता है, जितने समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो जाए उसे अर्धआयुकाल बोलते हैं। ये तो बस परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं। सॉरी, परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि जितने समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक की आधी रह जाए उस समय को अर्धआयुकाल बोलते हैं। बस अर्धआयुकाल कितना होगा, मतलब सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक की आधा होने में कितना समय लगेगा वो देखना है। चलो उसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। फिर इसके लिए वही केस है। चलो इस बार कोई सैंपल है जिसमें शुरू में एन नॉट रेडियो एक्टिव नाभिक थे और उनको बताया कि रेडियो एक्टिविटी के कारण इसके नाभिक विघटित होंगे, मतलब टूटते जाएंगे। और हमको पता है कि शुरू में रेडियो एक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक थे, है ना भाई, कि शुरू में रेडियो एक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक थे। तो टी समय में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या कितनी होगी, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो बस तो हमको अर्धआयुकाल निकालना है, मतलब हमको देखना है कि कितने समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक की आधी रह जाएगी, मतलब है ना। हमको ये पूछा है कि कितने समय के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक की आधी रह जाएगी, मतलब एन नॉट बाय 2 कब हो जाएगी वो देखना है। तो उसके लिए n का मान क्या रख देंगे, एन नॉट बाय 2 रख देंगे। लेकर सॉल्व करते हैं, एन नॉट से एन नॉट कैंसल, तो कितना आ गया 1 बाय 2 इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। उल्टा करेंगे तो ई की पावर लेमडा टी इक्वल टू ई की पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेचुरल लॉग इधर लेमडा टी इक्वल टू एल एन टू, लेमडा को भी उधर ट्रांसफर कर ले तो टी इक्वल टू कितना हो गया, ये क्या हो रहा है?
वही लेमडा को भी उधर ट्रांसफर कर लें तो t इक्वल टू ln 2 बाई लेमडा। और तुम बताओ कि समय कौन सा समय आ गया? सक्रिय नाभिकों की संख्या आधा होने में समय आ गया। और मैंने बताया था कि जितने समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो जाए इसको अर्धायुकाल बोलते हैं। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अर्धायुकाल कितना होता है ln 2 बाई लेमडा, या ln 2 का मान कितना होता है 0.693 अपन लेमडा। देखो आगे मूर्खों टाइप से सॉरी, ये आगे मूर्खों टाइप से पूरा डिराइव करने का टाइम नहीं, आगे डायरेक्ट याद रखना कि अर्धायुकाल के अंदर भी क्षय नियतांक लेमडा छुपा होता है, और अर्धायुकाल कितना होता है ln 2 बाय लेमडा। तो ये हमने देख लिया। ठीक, अब ध्यान रखना तुम सॉरी, ध्यान रखना कि अभी तो हमने अर्धायुकाल को रेडियो एक्टिविटी के रिलेटेड ही हमने पढ़ा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तो हमने अर्धायुकाल को रेडियो एक्टिविटी के रेफरेंस पे हमने पढ़ा है, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिविटी नहीं, अच्छे ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिविटी नहीं, पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी कोई राशि एक्सपोनेंशियली घट रही हो तो उसमें हम अर्धायुकाल का यूज कर सकते हैं। है ना? तो अच्छे ध्यान रखना तुम कि केवल रेडियो एक्टिविटी नहीं, पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी कोई राशि एक्सपोनेंशियली चेंज कर रही हो, सॉरी, कोई भी राशि एक्सपोनेंशियली घट रही हो मतलब e की पावर माइनस टी के टाइप से घट रही हो, तो उसमें हम अर्धायुकाल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अर्धायुकाल का यूज तभी करते हैं जब वो राशि एक्सपोनेंशियली घट रही हो। अगर व्युत्क्रमानुपाती रूप से घट रही हो, ठीक है ना, अति परवलय के टाइप से किसी और टाइप से घट रही हो, तो अर्धायुकाल का मतलब नहीं होता। मीनिंगफुल तभी होता है जब वो राशि एक्सपोनेंशियली चेंज कर रही हो। ठीक है, तो चलो अब टॉपिक से हट करके हम कुछ और केस लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हम अर्धविकल्प का कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे देखो पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डैम्ड ऑस्किलेशन मतलब अमंदित दोलन का। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, इससे एन द्रव्यमान का ब्लॉक लटका हुआ है सॉरी, फिर से बोला कि मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, इससे एन द्रव्यमान का ब्लॉक लटका है, और ब्लॉक को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया है, तो ये दोलन कर रहा है। ठीक है, और चलो ये मान लेते हैं कि हवा या पानी में दोलन कर रहा है, और इस पेंडुलम सॉरी इस ब्लॉक पर हवा या पानी के कारण भी घर्षण बल लग रहा है, और हमको पता है कि हवा या पानी के कारण जो घर्षण बल लगे उसको श्यान बल बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। और पढ़ा होगा कि ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू v होता है। तो डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू b इंटू v, जहाँ b जो होता है उसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो बस वही कैसे यार, स्प्रिंग से ब्लॉक लटका दिया है, किसी शांत द्रव में से सरल और गति कर रहा है, तो बस इस पर स्प्रिंग बल और ये सब तो लगेंगे, लेकिन इस बार उस माध्यम का श्यान बल भी लगेगा जिसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन F इक्वल बीवी होता है। बस अब इसका विस्थापन ये आयाम किस तरह चेंज करेगा वो देखना है, तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं ये बताओ, ये ब्लॉक श्यान बल में गति कर रहा है ना, सॉरी, ये ब्लॉक किसी शांत द्रव में गति कर रहा है, तो द्रव के कारण इस पर श्यान बल या प्रतिरोधी बल लगेगा, और इस प्रतिरोधी बल के कारण इसकी ऊर्जा में लॉस होगा। इससे इस बार इसका आयाम कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना? तो बताओ इस प्रतिरोधी बल के कारण इसकी ऊर्जा घटेगी तो आयाम भी घटेगा, और लंबे समय के बाद आयाम 0 हो जाएगा। और ये चीज तुमने 11th में पढ़ी होगी एसएचएम में। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा कि जो डैम्ड ऑस्किलेशन होता है, अवमंदित दोलन होता है, उसमें इस वस्तु का आयाम एक्सपोनेंशियली घटता है। और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना कि शुरू में आयाम ए नॉट हो तो टी समय के बाद आयाम कितना हो जाता है, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटी बाई 2m। और अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी कोई चीज एक्सपोनेंशियली घट रही हो तो उसमें टी के साथ जो भी आता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्षय नियतांक मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, है नहीं? पता है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा ही है ना? तो टी के साथ जो भी आएगा उसको क्षय नियतांक लैम्डा, तो याद रखना कि कोई भी चीज एक्सपोनेंशियली घटे तो एक्सपोनेंशियल में ई के साथ जो भी आता है उसको हम तुल्य क्षय नियतांक मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो बस टी के साथ b बाय 2m आ रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो केस है उसमें क्षय नियतांक का काम b बाय 2m करेगा।
बस अब हमको पूछा है कि कितने समय में आयाम घट करके आधा रह जाएगा वो देखना है। बस अब गधों से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जितने समय में आयाम घट सॉरी सबसे पहले देख सकते हैं कि आयाम कोई रेखीय रूप से अति परवलय रूप से नहीं एक्सपोनेंशियली घट रहा है मतलब लाइसेंस मिल गया, यहाँ हम अर्धायुकाल का यूज कर सकते हैं। बस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये भी केस रेडियो एक्टिविटी जैसा ही है ना? बस लैम्डा इक्विवेलेंट का काम b/2m कर रहा है। बोल सकते हैं कि जितने समय में आयाम आधा हो जाएगा, इसको अर्धायुकाल बोलेंगे और हमको डायरेक्ट पता है कि अर्धायुकाल कितना होता है ln2/लैम्डा, इस बार लैम्डा की जगह लैम्डा इक्विवेलेंट। तो बस अर्धायुकाल कितना होगा ln2 अपन लैम्डा का काम कौन कर रहा है b/2m, तो इसका अर्धायुकाल 2m/b into ln2 आ गया, है ना? चलो एक और क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। ये संधारित्र की डिस्चार्जिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। चलो इस बार मान लेते हैं कोई संधारित्र है सॉरी ठीक है, इस बार मान लेते हैं कोई संधारित्र है जिस पर शुरू में एक प्लस माइनस क्यू नॉट आवेश दे रखा है। अब इसको डिस्चार्ज करने के लिए आर के प्रतिरोध से जोड़ दिया और स्विच ऑन कर दिया। तुम सभी को बताया कि स्विच ऑन करेंगे तो ये सभी को बताया कि स्विच ऑन करेंगे तो धारा बहेगी और हमको बताया कि प्रतिरोध से धारा बहेगी तो प्रतिरोध ऊर्जा में लॉस करेगा, तो उसके कारण संधारित्र की ऊर्जा घटेगी तो संधारित्र का आवेश भी घटेगा। और तुमने डिस्चार्जिंग में पढ़ा होगा कि शुरू में संधारित्र का आवेश Q नॉट हो तो T समय में संधारित्र का आवेश Q नॉट से घट करके कितना हो जाता है Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस T बाय RC, जो संधारित्र में पढ़ा होगा। इसको थोड़ा सुंदर जमाते हैं तो था Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस T बाय RC को 1/RC into T लिख सकते हैं। बस आराम से बताओ कि इस डिस्चार्जिंग में संधारित्र का आवेश भी एक्सपोनेंशियली घटता है और बताया था कि कभी भी कोई चीज एक्सपोनेंशियली घटे तो एक्सपोनेंशियल में t के साथ जो भी आएगा वो किसका काम करेगा लैम्डा इक्विवेलेंट का, तो इस बार लैम्डा इक्विवेलेंट का काम 1/RC करेगा। बस अब पूछा है कि कितने समय में संधारित्र का आवेश घट करके आधा रह जाएगा वो देखना है। तो पक्का बोल सकते हैं कि डिस्चार्जिंग में आवेश भी एक्सपोनेंशियली घटता है, मतलब लाइसेंस मिल गया, यहाँ भी अर्धायुकाल का यूज कर सकते हैं। तो बस आवेश को आधा होने में जो समय लगेगा उसको अर्धायुकाल बोलेंगे और हमको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है कि अर्धायुकाल कितना होता है ln2/लैम्डा, इस बार लैम्डा की जगह लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो ln2 अपन लैम्डा इक्विवेलेंट का काम 1/RC, तो अर्धायुकाल कितना हो जाएगा RC ln2। बस ये जो क्वेश्चन की उससे पता चल गया कि अर्धायुकाल का यूज केवल रेडियो एक्टिविटी में ही नहीं, कभी भी कोई चीज एक्सपोनेंशियली घटती हो तो हम अर्धायुकाल का यूज बिंदास कर सकते हैं। बस देखो अभी हमने अर्धायुकाल के बारे में पूरा पढ़ लिया है ना और एक ही चीज याद रखिए कि क्षय नीतांक लैम्डा हो तो अर्धायुकाल ln2/लैम्डा, ये सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो अभी हमने अर्धायुकाल का कंसेप्ट देखा ना, तो ध्यान रखना कि इस अर्धायुकाल वाले कंसेप्ट से तो हम टी समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या को लॉजिकली निकाल सकते हैं। ये तुम बताओ कि टी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या को अभी तो हमने मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली निकाला था, मतलब समाकलन से निकाला था ना, लेकिन इस अर्धायुकाल के आधार पर तो टी समय में सक्रिय नाभिकों की संख्या को बिल्कुल लॉजिकली निकाल सकते हैं, छठी सातवीं के बच्चे के टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है है ना, सर फिर से बोला तो ठीक मान लेते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है और शुरू में इसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n नॉट है ना, तो ये सैंपल है, शुरू में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n नॉट है। अब बताओ समय के साथ साथ इस समय के साथ साथ इसके रेडियो एक्टिव नाभिक टूटते जाएंगे, मतलब विघटित होते आएंगे, है ना, कि इसके सक्रिय नाभिक टूटते हैं तो विघटित होते आएंगे। और चलो अब मान लेते हैं कि एक अर्धायुकाल बीत गया है, तो हमको पता है एक अर्धायुकाल में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाएगी, है ना, हमको बताया। मैं सॉरी बताना भूल गया कि मान लेते हैं एक अर्धायुकाल बीत गया ना, तो एक अर्धायुकाल बीत गया मतलब इसको t इक्वल 1t हम बोल सकते हैं। और हमको पता है कि एक अर्धायुकाल बीत गया तो सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो जाएगी, मतलब n0/2 हो जाएगी, या इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या बोल सकते हैं
एन नॉट इंटू आधे की पावर 1 ऐसा बोल सकते हैं। अब चलो सॉरी अब चलो अब मान लेते हैं कि एक और अर्धायुकाल बीत गया है ना, तो मान लेते हैं कि एक और अर्धायुकाल बीत गया, मतलब शुरू से लेकर के यहाँ तक कुल कितने अर्धायुकाल बीत गए, 2 अर्धायुकाल बीत गए, मतलब t इक्वल टू टी हाफ है, ठीक ना। तो हमको देखना है कि एक और अर्धायुकाल बीत जाएगा तो अब नाभिकों की संख्या कितनी होगी वो देखना है। तुम बताओ, है ना। तुम बताओ कि एक और अर्धायुकाल बीत जाएगा तो नाभिकों की संख्या और आधी हो जाएगी, और आधी हो जाएगी मतलब एन नॉट बाय 2 की जगह एन नॉट बाय 4 हो जाएगी। ये इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में एन नॉट इंटू आधे की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। चलो अब मान लेते हैं कि एक और अर्धायुकाल बीत गए, मतलब ये मतलब शुरू से लेकर के अभी तक कुल 3 अर्धायुकाल बीत गए, मतलब t इक्वल टू 3t हाफ लिखेंगे। तो बस तुम खुद बताओ, है ना। तुम खुद बताओ कि एक और अर्धायुकाल बीत गया तो नाभिकों की संख्या और आधी हो जाएगी, मतलब एन नॉट बाय 8 हो जाएगी। ये इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में एन नॉट इंटू आधे की पावर 3 लिख सकते हैं। बस अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। सॉरी, देखो अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एक अर्धायुकाल बीत जाएगा तो सक्रिय नाभिकों की संख्या आधे की पावर 1 गुना हो जाएगी। 2 अर्धायुकाल बीत जाएंगे तो सक्रिय नाभिकों की संख्या आधे की पावर 2 गुना हो जाएगी। 3 अर्धायुकाल बीत गए तो नाभिकों की संख्या आधे की पावर 3 गुना हो जाएगी। और ऐसे ही बताओ 10 अर्धायुकाल बीत गए तो सक्रिय नाभिकों की संख्या आधे की पावर 10 इतने गुना हो जाएगी। और चलो अब मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे n अर्धायुकाल बीत गए, है ना। ये अब मान लेते हैं ऐसे ऐसे n अर्धायुकाल बीत गए, मतलब t इक्वल टू एन टी हाफ है। तो हमको पता है कि 2 अर्धायुकाल बीतेंगे तो नाभिकों की संख्या n नॉट आधे की पावर 2 होगी। 10 अर्धायुकाल बीत जाएंगे तो सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट आधे की पावर 10 होगी। तो ऐसे ऐसे n अर्धायुकाल बीत गए हैं, तो अब सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n नॉट इंटू आधे की पावर n हो जाएगी, है ना। बस तो ये टी इक्वल एन टी हाफ पर सक्रिय नाभिकों की संख्या इतनी होगी। चलो इस टी हाफ को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो एन इक्वल टी बाई टी हाफ ना, तो इसमें एन का मान टी बाई टी हाफ रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुरू में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या एन नॉट हो, तो टी समय के बाद रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन इक्वल टू एन नॉट आधे की पावर टी बाई टी हाफ। देखो टी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या को हमने लॉजिकली निकाल लिया, ठीक है। लेकिन देखो सॉरी, ठीक, लेकिन देखो आगे मूर्खों टाइप से फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो आगे बेवकूफ टाइप से फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। बस एक अर्धायुकाल बीत गया हो तो नाभिकों की संख्या आधे की पावर 1 गुनी हो जाएगी। 2 अर्धायुकाल बीत गए तो आधे की पावर 2 गुनी, और 6 अर्धायुकाल बीत गए तो नाभिकों की संख्या आधे की पावर 6 गुना हो जाएगी, मतलब 1/64 गुना हो जाएगी। तो ये सारा कंसेप्ट हमने देख लिया, है ना। ये अर्धायुकाल का कंसेप्ट देख लिया। बस अब हम अर्धायुकाल पे बेस्ड क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले बहुत एक ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको देखना। देखो हमको दे रखा देखो हमको दे रखा है कोई सैंपल है, और उसमें शुरू में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक है ना। वही ये सैंपल है जिसमें शुरू में रेडियोएक्टिव पदार्थ के एन नॉट नाभिक है, ठीक है। अब देखो अब हमको दे रखा है कि जो पदार्थ है वो रेडियोएक्टिव है ना। कि जो पदार्थ है वो रेडियोएक्टिव है, और इसका अर्धायुकाल 12 मिनट दे रखा है। तो हमको पूछा है कि 1 घंटे सॉरी तो हमको पूछा है कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या कितना गुना रह जाएगी वो देखना है। बस आराम से कर सकते हैं ना। तो चलो तुम आराम से बताओ, फालतू इस फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बताओ। सॉरी, तुम आराम से बताओ कि इस मटेरियल का अर्धायुकाल 12 मिनट है, तो हमको पूछा है कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या कितनी गुना हो जाएगी वो देखना है। बस तुम बताओ कि अर्धायुकाल 12 मिनट है, 60 मिनट में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या देखनी है ना। तुम आराम से बताओ कि 60 मिनट में बताओ कितने अर्धायुकाल बीत जाएंगे, 5 अर्धायुकाल बीत जाएंगे, कह सकते हैं ना। एक अर्धायुकाल 12 मिनट है, तो बताओ 60 मिनट में कितने अर्धायुकाल बीत जाएंगे, 5 अर्धायुकाल बीत जाएंगे। तो तुम बताओ कि 5 अर्धायुकाल बीत जाएंगे, इससे अब सक्रिय नाभिकों की संख्या
आधे की पावर 5 गुना हो जाएगी, मतलब मतलब शुरू में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n0 थी, तो बताओ 5 अर्धविकल्प बीत जाएंगे तो रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n0 आधे की पावर 5 हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करेंगे तो n0 बाय 32 हो जाएगी। लिखना कई बार पूछता है कि इतने समय में कितने नाभिक विघटित हुए, वो पूछता है। तो तुम आराम से बताओ कि शुरू में n0 नाभिक थे और 1 घंटे के बाद n0 बाय 32 हो गए, तो तब कितने नाभिक विघटित हुए? n0 माइनस n0 बाय 32 मतलब 31/32 n0 इतने नाभिक विघटित हुए। इस टाइप से हम कर सकते हैं। चलो इसका एक और कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये देखना तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कोई सैंपल है जिसमें रेडियोएक्टिव नाभिक भरे हैं और इसका अर्ध इक्वल नहीं दे रखा तो टी हाफ मान लेते हैं। अब हमको दे रखा है कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट में सक्रिय नाभिकों की संख्या 1/64 गुना रह जाती है। तो हमको देखना है कि इस विघटन का अर्धायुकाल कितना होगा, वो देखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमको दे रखा है कि 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ये हमको दे रखा है कि 1 मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी यार। ये हमको दे रखा है 1 घंटा मतलब 60 मिनट में सक्रिय नाभिकों की संख्या 1/64 है ना, सॉरी 1 घंटा मतलब 60 मिनट में सक्रिय नाभिकों की संख्या 1/64 गुना हो जाती है। तो बताओ 1/64 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं? आधे की पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं। दोस्तों तुम आराम से बताओ, तथा 1 घंटा मतलब 60 मिनट में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या आधे की पावर 6 गुना हो गई है, मतलब 6 अर्धायुकाल बीत गए होंगे, कह सकते हैं ना। इतने समय में तो इतने समय में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या आधे की पावर 6 गुना रह गई है ना। सक्रिय नाभिकों की संख्या आधे की पावर 6 गुना हो जाएगी, मतलब 6 अर्धायुकाल बीत जाएंगे। तुम आराम से बताओ कि 6 अर्धायुकाल में समय कितना लग रहा है? 60 मिनट। तो एक अर्धायुकाल में समय 60/6 मतलब 10 मिनट ये लगेगा। इजीली कर सकते हैं। चलो इसका एक और मामूली क्वेश्चन ले रहा हूँ, फटाफट देखना। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कोई सैंपल है, लिख देता हूँ। इस बार ही मान लेते हैं कोई सैंपल है और शुरू में मान लेते हैं कि रेडियोएक्टिव मटेरियल के n0 नाभिक हैं। ठीक, तो देखो रेडियोएक्टिविटी के कारण इसके नाभिक क्षय हो रहे हैं, है ना। रेडियोएक्टिविटी के कारण इसके नाभिक क्षय हो रहे हैं और हमको दे रखा है कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट में इस पदार्थ इन नाभिकों के 31/32 इतना भाग विघटित हो जाता है। तो हमको देखना है कि इस विघटन का अर्धायुकाल कितना होगा और इसके आधार पर हमको क्षय नियतांक लैम्डा निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कोई सैंपल है, है ना। मान लेते हैं कोई सैंपल है जिसमें शुरू में रेडियोएक्टिव मटेरियल की सॉरी रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n0 है। अब हमको दे रखा है कि 1 घंटा 1 घंटा मतलब 60 मिनट में हम बोल सकते हैं, हमको दे रखा है 1 घंटा मतलब 60 मिनट में अ, ये जो रेडियोएक्टिव नाभिक थे उसका 31/32 भाग विघटित हो गया। दोस्तों आराम से बताओ, 1 घंटे में 1 घंटे में रेडियोएक्टिव नाभिकों का 31/32 भाग विघटित हो गया। तो बताओ 31/32 भाग विघटित हो गया तो बचेगा कितना? 1 माइनस 31/32 मतलब 1/32 भाग बचेगा। ये तो लॉजिकली बोल सकते हैं यार। 1 आवर में इन नाभिकों का 31/32 भाग विघटित हो गया तो बचेगा कितना? 1 माइनस 31/32 मतलब 1/32 इतना भाग बचेगा, है ना। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, एक घंटा इनका कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा है 60 मिनट में नाभिकों की संख्या कितनी हो गई है? 1/32 गुना हो गई है, जिसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में आधे की पावर 5 बोल सकते हैं। बस आराम से बताओ, ये जो टाइम है उसमें नाभिकों की संख्या आधे की पावर 5 गुना हो गई है, मतलब 5 अर्धायुकाल बीत जाएंगे। बस आराम से बताओ कि 5 अर्धायुकाल में समय कितना लग रहा है? 60 मिनट। तो एक अर्धायुकाल में समय कितना लगेगा? 60/5 मतलब 12 मिनट। इस टाइप से निकाल सकते। चलो स्टूडेंट देखो, अब इस अर्धायुकाल में कुछ घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक तो देखो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। देखो
एक हमको दे रखा है कि कोई चट्टान है और हमको दे रखा है कि चट्टान शुरू में 100% यूरेनियम की बनी थी, है ना? तो चट्टान शुरू में 100% यूरेनियम की बनी थी, ठीक। अब हमको दे रखा है कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। हमको दे रखा है कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, ये विघटित होकर के लेड में कन्वर्ट होता है। और यूरेनियम से लेड कन्वर्जन का अर्धविकल्प पता नहीं है तो टी हाफ मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखा है कि फिर यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है तो विघटित होकर के लेड में कन्वर्ट हो रहा है। और हमको दे रखा है कि वर्तमान समय में जब इस चट्टान का एनालिसिस किया तो वर्तमान समय में इस चट्टान के अंदर यूरेनियम और लेड के नाभिकों का अनुपात, ये नाभिकों की संख्या का अनुपात 1/15 पाया गया। तो हमको दे रखा है कि चट्टान 7000 साल पुरानी है, मतलब 7000 साल पहले बनी थी। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे बताना है कि यूरेनियम से जो लेड कन्वर्जन हो रहा है उसका अर्धआयुकाल कितना होगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ठीक देखो। जैसे हमको दे रखा है कोई बहुत पुरानी चट्टान है ना, वही ये कोई बहुत पुरानी चट्टान है और चट्टान शुरू में 100% यूरेनियम की बनी थी। अब यूरेनियम लेड के रूप में विघटित हो रहा है और वर्तमान समय में इस चट्टान में यूरेनियम और लेड के नाभिकों का अनुपात 1:15 पाया गया ना। अर्धआयुकाल कितना होगा ये सब पूछा है बस। अच्छे ध्यान कि इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल केमिस्ट्री के तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। तो जैसे मान लेते हैं चट्टान है, सॉरी, जैसे मान लेते हैं कोई चट्टान है और जब एक चट्टान बनी थी उसको टी इक्वल 0 मान लेते हैं, है ना। एक चट्टान है और जब ये बनी थी उसको टी इक्वल 0 मान लेते हैं। और बताओ शुरू में ये चट्टान 100% यूरेनियम की बनी थी, मतलब शुरू में यूरेनियम के नाभिक तो एन नॉट मान लेते हैं और लेड के नाभिक बिल्कुल 0 होंगे। कर सकते हैं, शुरू में 100% यूरेनियम की बनी थी तो शुरू में यूरेनियम के नाभिक तो एन नॉट और लेड के नाभिक बिल्कुल 0। अब बताओ समय के साथ साथ यूरेनियम विघटित होगा, है ना। समय के साथ साथ यूरेनियम विघटित होगा। और चलो मान लेते हैं कि चट्टान जब से बनी थी वहां से वर्तमान समय तक का जो अंतराल है इसको टी मान लेते हैं। और चलो मान लेते हैं कि चट्टान जब से बनी थी तब से लेकर के वर्तमान तक इसके एक्स नाभिक विघटित हो गए ऐसा मान लेते हैं। दोस्त तुम आराम से बताओ कि शुरू में यूरेनियम के एन नॉट नाभिक थे और उसमें से एक्स नाभिक विघटित हो गए तो कितने बचेंगे, एन नॉट माइनस एक्स। और बताओ एक यूरेनियम विघटित होने पर एक लेड बनता है तो इस बार एक्स जितने यूरेनियम विघटित हुए तो लेड के भी एक्स नाभिक बनेंगे। हम कह सकते हैं इसके एक्स नाभिक विघटित होंगे तो लेड के एक्स नाभिक बने बचेंगे, ये लेड के एक्स नाभिक बनेंगे बस। अब हमको देखना है अब हमको देखना है कि वर्तमान में यूरेनियम और लेड के नाभिकों की संख्या का अनुपात कितना है वो देखना है। तुम आराम से बताओ, ये बताओ वर्तमान में यूरेनियम के नाभिकों की संख्या एन नॉट माइनस एक्स, अपन लेड के नाभिकों की संख्या एक्स है और हमको दे रखा है कि वर्तमान में इनके नाभिकों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 1/15। तो इससे तुम एक्स निकाल सकते हो, क्या है इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एन नॉट माइनस 15 एक्स इक्वल 1x, तो 16 एक्स इक्वल 15 एन नॉट। तो इससे x इक्वल कितना हो गया, 15/16 एन नॉट, इतना आ गया रे। ये तो बताओ x या विघटित नाभिकों की संख्या 15/16 एन नॉट इतनी आ गई। तो बस तुम आराम से बताओ कि विघटित नाभिकों की संख्या इतनी हो गई तो बचे हुए यूरेनियम के नाभिकों की संख्या देख सकते हैं ना। तुम बताओ कि शुरू में एन नॉट थे उसमें x विघटित हो गए तो यूरेनियम के नाभिकों की संख्या बचेगी कितनी बताओ, एन नॉट माइनस एक्स की जगह 15/16 एन नॉट, है ना। कह सकते हैं कि शुरू में यूरेनियम के नाभिक एन नॉट थे उसमें से 15/16 एन नॉट विघटित हो गए। तो बताओ यूरेनियम के नाभिक बचेंगे कितने, एन नॉट माइनस 15/16 एन नॉट, मतलब सॉल्व करेंगे तो एन नॉट बाय 16, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अभी यूरेनियम के नाभिकों की संख्या कितनी हो गई, एन नॉट बाय 16 हो गई, जिसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में एन नॉट इंटू आधे की पावर 4 बोल सकते हैं। तो तुम आराम से बताओ, है ना, ये तुम आराम से बताओ कि बनी थी वहां से लेकर के वर्तमान तक 7000 साल गुजर गए, है ना।
और तुम बताओ कि 7000 सालों में नाभिकों की संख्या एन नॉट की, सॉरी, 7000 सालों में नाभिकों की संख्या आधे की पावर 4 गुना हो गई, मतलब 4 अर्धायुकाल बीत गए होंगे। बस हम लिख सकते हैं कि इन 4 अर्धायुकाल में समय कितना लग रहा है, 7000 साल। तो बताओ एक अर्धायुकाल में समय कितना लगेगा, 7000 बटे 4 कितना हो जाएगा यार, 1750 ईयर्स। इसका अर्धायुकाल इतना होगा, ये कर सकते हैं। ये तो याद रखना कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको केमिस्ट्री के तरीके से ही करना। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ रहा हूँ। देखो रेडियो एक्टिविटी में है ना, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कई बार कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में पूछा जाता है। तो पहले इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले कार्बन डेटिंग मेथड का कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो तुमको पता होगा कि अपने वायुमंडल में अधिकतर तो कार्बन 12 ही होता है, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 भी होता है ना। और थोड़ा ध्यान रखना कि इस वायुमंडल में कार्बन 14 और कार्बन 12 की संख्या का अनुपात कांस्टेंट रहता है, और वो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कांस्टेंट रहता है। ये तो याद रखना कि वायुमंडल में इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट रहता है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कोई सजीव है, तो तुम बताओ कि जब तक ये सजीव जिंदा रहेगा तब तक तो सांस लेगा, और सांस लेगा मतलब वायुमंडल के संपर्क में रहेगा। बताओ वायुमंडल में इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट रहता है, तो जब तक सजीव जिंदा रहेगा तब तक तो सजीव के अंदर भी कार्बन 14 और कार्बन 12 का अनुपात 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन चलो अब मान लेते हैं सजीव मर गया, ठीक है ना, लिख देता हूँ कि अब मान लेते हैं सजीव मर गया। तो तुम बताओ कि अगर सजीव मर जाएगा तो सांस लेना बंद कर देगा, मतलब अब इसका वायुमंडल से संपर्क हट जाएगा, मतलब बिल्कुल पॉलीथीन के बिल्कुल पैक बैग की टाइप से काम करेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर सजीव मर गया तो सांस लेना बंद कर देगा, इसका वायुमंडल से संपर्क खत्म हो जाएगा, मतलब अब ये सजीव बिल्कुल पॉलीथीन के किसी बिल्कुल पैक किए गए बैग के टाइप से काम करेगा। तो तुम बताओ कि जो कार्बन 12 है वो तो स्थायी होता है, ठीक, कार्बन 12 स्थायी होता है, इसलिए उसके नाभिकों की संख्या तो उतनी रहेगी, लेकिन कार्बन 14 अस्थायी होता है। तो रेडियो एक्टिविटी के कारण कार्बन 14 की संख्या घटेगी, और तब कार्बन 14 की संख्या घटेगी तो इनका अनुपात भी घटेगा, और है ना, और इनके घटे हुए अनुपात के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि वो सजीव कितने समय पहले मरा होगा। ये कंसेप्ट होता है। अब देखो इसी कंसेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि इसमें भी कैलकुलेशन की स्किल पता चले। ये ध्यान से देखना तुम। तो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। देखो हमको दे रखा है कि कोई बहुत पुराना कोई जीवाश्म है ना, वही बहुत पुराना कोई जीवाश्म है, और इस जीवाश्म के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 का अनुपात 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 पाया गया, जबकि सजीवों में अनुपात 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है। देखो इसमें कार्बन 14 का अर्धायुकाल लगभग 5000 साल हमको दे रखा है। तो हमको पूछा है कि ये जो सजीव है वो कितने समय पहले मरा होगा, वो दिखता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि सजीव है, पहले मान लेते हैं सजीव जिंदा है ना। ये सजीव, और मान लेते हैं ये पहले मान लेते हैं कि सजीव जिंदा है, तो हमको पता है कि जब तक सजीव जिंदा रहेगा, है ना, हमको पता है कि जब तक सजीव जिंदा रहेगा तब तक तो सांस लेगा, मतलब वायुमंडल के संपर्क में रहेगा। बताओ वायुमंडल के अंदर इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट रहता है, तो जब तक सजीव जिंदा होगा तब तक सजीव के अंदर भी कार्बन 14 और कार्बन 12 का अनुपात कांस्टेंट रहेगा, और 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इतना ही रहेगा। चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि फिर ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि शुरू में कार्बन 14 के नाभिकों की संख्या n1 है ना, मान लेते हैं कि वे जिंदा था तब कार्बन 14 के,
ये जो जिंदा था तो कार्बन 14 के नाभिकों की संख्या N1 मान लेते हैं और कार्बन 12 के नाभिकों की संख्या N2 मान लेते हैं। और देखो जब ये जिंदा था तब तो इसका अनुपात 1.2 इंटू 10⁻12 था, है ना। अब चलो t इक्वल 0 पर मान लेते हैं कि सजीव मर गया। मान लेते हैं t इक्वल 0 पर एक सजीव मर गया, तो हमको पता है कि सजीव मर जाएगा तो सांस लेना बंद कर देगा, वायुमंडल से संपर्क खत्म हो जाएगा, मतलब अब ये पॉलीथीन के बिल्कुल पैक किए गए बैग के टाइप से काम करेगा। तो तुम बताओ कि जो कार्बन 12 होता है वो तो स्थायी होता है, मतलब इसकी संख्या तो N2 के N2 ही रहेगी, लेकिन कार्बन 14 अस्थायी होता है, तो रेडियो एक्टिविटी के कारण इसकी संख्या घटेगी। और तुम डायरेक्ट बताओ कि डायरेक्ट बताओगे शुरू में कार्बन 14 की संख्या N1 है, तो बताओ शुरू में कार्बन 14 की संख्या N1 है, तो T समय के बाद कार्बन 14 की संख्या N1 से घटकर कितनी हो जाएगी, N1 e की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगी। ये तो मान लेते हैं कि मरा है वहां से लेकर के वर्तमान तक का समय अंतराल T है ना, बोल सकते हैं कि कार्बन 12 की संख्या तो N2 ही रहेगी और कार्बन 14 की संख्या N1 से घट करके N1 e की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगी। कार्बन 14 की संख्या घटेगी तो अनुपात भी घटेगा, और हमको दे रखा है कि अब ये अनुपात 1.2 से घट करके 1.0 इंटू 10⁻12 हो गया। तो इससे टी निकाल सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं हम तो। बस आराम से बताओ कि N1 बाय N2 का मान रख सकते हैं ना इसमें, बताओ इसमें N1 बाय N2 क्या होगा, इनका प्रारंभिक अनुपात, है ना। N1 बाय N2 इनका प्रारंभिक अनुपात मतलब 1.2 इंटू 10⁻12। सॉल्व कर लेंगे ना, तो 10⁻12 से 10⁻12 कैंसल, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 1.0 अपन 1.2, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/12 मतलब 5/6। उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो e की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। तो बस e की पावर को उधर ट्रांसफर करते हैं, e की पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो log बन जाएगा, इधर लैम्डा टी इक्वल टू ln 6/5, लैम्डा को उधर ट्रांसफर करें तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा ln 6/5 अपन लैम्डा। अब लैम्डा की जगह अर्धायुकाल दे रखा है, तुम डायरेक्ट बताओ कि अर्धायुकाल ln 2 बाय लैम्डा, तो लैम्डा होगा ln 2 बाय अर्धायुकाल, ठीक है ना। बस लिख देता हूँ कि ये t इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया ln 6/5 इंटू लैम्डा होता है ln 2 बाय टी हाफ, तो 1 बाय लैम्डा कितना आ जाएगा टी हाफ अपन ln 2, जहाँ टी हाफ का मान क्या रख देंगे 5000 साल। बस ये सजीव कितने समय पहले मरा होगा 5000 साल इंटू ln 6/5 अपन ln 2, ये सब आ गया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ाओ, तो कार्बन डेटिंग मेथड ही पढ़ लिया। अब लास्ट चीजों को फटाफट बता देता हूँ। देखो पहले हमने अर्ध आयुकाल पढ़ा था, एक और टर्म होती है औसत आयुकाल, इसको टी एवरेज बोलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। औसत आयुकाल क्या होता है वो देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई सैंपल है, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा है, और चलो मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के N0 नाभिक भरे हैं। तुम बताओ कि रेडियो एक्टिविटी के कारण इस पे नाभिक रेडियो एक्टिविटी के कारण इसके नाभिक विघटित होते जाएंगे, मतलब मरते जाएंगे, सब एक साथ तो विघटित नहीं होंगे, एक के बाद एक विघटित होंगे, जैसे पहले ये विघटित हुआ फिर ये हुआ, इस टाइप से बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के कारण एक के बाद एक इसके नाभिक विघटित होते आएंगे, मतलब इसके नाभिक मरते जाएंगे। तुम बताओ कि जो नाभिक पहले मरेगा उसकी आयु कम होगी और जो नाभिक बाद में मरेगा उसकी आयु ज्यादा होगी। तो इस टाइप से हर एक नाभिक की आयु अलग अलग होगी, है ना। जो पहले मरेगा उसकी आयु कम और बाद में मरेगा उसकी आयु ज्यादा, इस टाइप से हर एक नाभिक की आयु अलग अलग होगी। बस अब हम क्या करेंगे हर एक नाभिक की आयु अलग अलग होगी, तो हमको देखना है कि सारे नाभिकों की औसत आयु कितनी होगी वो देखना है, बस
औसत आयु के लिए हम क्या करते हैं, सबकी आयु का योग करते हैं, अपन उसमें राशियों की संख्या मतलब नाभिकों की संख्या का भाग दे देते हैं। तो उसके लिए समाकलन करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सबकी आयु को जोड़ करके उसमें राशियों की संख्या का भाग लगाओगे तो औसत आयु काल 1/λ आता है। तो बस आगे डायरेक्ट याद रखना कि अर्ध आयु काल हो या औसत आयु काल हो, दोनों के अंदर लैम्डा ही छुपा होता है। बस एक ही अंतर है कि अर्ध आयु काल ln2/λ और औसत आयु काल 1/λ, दोनों भाई बहन ही है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसमें एक लास्ट टर्म आती है एक्टिविटी या सक्रियता, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, इस रेडियो एक्टिविटी के स्टार्टिंग में हमने विल्टन की दर पढ़ी थी ना, है ना, कोई कि रेडियो एक्टिविटी के स्टार्टिंग में हमने विल्टन की दर पढ़ी थी, जिसको विल्टन की दर भी बोलते हैं या अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। बताओ, विघटित नाभिक को x बोले, है ना, विघटित नाभिक को x बोले तो विल्टन की दर कितनी होती है, dx/dt। तो बस ये जो विल्टन की दर होती है उसी को एक्टिविटी बोलते हैं। बस आगे अच्छे ध्यान था, है ना, आगे अच्छे ध्यान था कि किसी भी रेडियो एक्टिव, याद रखना कि किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी या सक्रियता क्या होती है, विघटन की दर। तो विघटन को x, तो विघटन की दर को dx/dt, और हम पढ़ चुके हैं कि dx/dt को n में कन्वर्ट करेंगे तो -dn/dt आता है। और हम रदरफोर्ड सोडी के नियम से पढ़ चुके हैं कि विघटन की दर मतलब -dn/t प्रोपोर्शनल टू n, तो -dn/dt इक्वल लैम्डा इनटू n। तो इससे एक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा इनटू n आ गया। ये तो आगे डायरेक्ट है रखना कि सक्रियता एक्टिविटी कोई खतरनाक चीज नहीं होती, सिंपली विघटन की दर होती है, जिसको dx/dt बोल सकते हैं या n की फॉर्म में -dn/dt बोल सकते हैं। और रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार -dn/t प्रोपोर्शनल टू n, तो -dn/dt इक्वल लैम्डा इनटू n। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्टिविटी का बेस्ट फॉर्मूला लैम्डा इनटू n होता है। इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्टिविटी जो होती है वो सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, और एक्टिविटी होती कितनी है, लैम्डा इनटू n। बस सक्रिय नाभिकों की संख्या का फॉर्मूला समय की फॉर्म में हमने निकाला था, है ना। तो हमको पता है, या फॉर्मूला रख सकते हैं, तो हमको पता है कि शुरू में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n0 हो, तो t समय में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो t समय पर सक्रियता भी निकाल सकते हैं। तुम बताओ कि t समय पर सक्रियता कितनी होगी, लैम्डा इंटू n, और n का मान क्या रख सकते हैं, n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, अब इसको देखते हैं। तुम बताओ कि लैम्डा इंटू n क्या होती है, एक्टिविटी। तो लैम्डा इंटू n नॉट को प्रारंभिक एक्टिविटी r नॉट लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। बस इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्टिविटी होती तो विघटन की दर है, लेकिन एक्टिविटी सक्रिय नाभिकों की संख्या n के समानुपाती होती है। बस जैसा फॉर्मूला सक्रिय नाभिकों की संख्या का होगा वैसा ही फॉर्मूला एक्टिविटी का होता है। ठीक है, तुम लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूँ। फिर हम लिख सकते हैं कि सक्रिय नाभिकों की संख्या का फॉर्मूला n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो वैसे ही एक्टिविटी का फॉर्मूला r इक्वल टू r0 e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। फिर ध्यान रखना तुम, फिर ध्यान रखना कि एक अर्धायु काल में सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो जाएगी तो एक्टिविटी भी आधी हो जाएगी। और सक्रिय नाभिकों की संख्या आवर्त काल की फॉर्म में क्या होती है, n इक्वल टू n0 आधे की पावर t/t हाफ। तो एक्टिविटी भी अर्धायु काल की फॉर्म में क्या होगी, r इक्वल टू r नॉट, r इक्वल टू r नॉट आधी की पावर t/t हाफ, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बस अब इसके क्वेश्चन सारे कर सकते हो। ये जस्ट दो एग्जांपल रह गए, वो मैं तुमको कल ऐसे सेंड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि ए और बी दो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो भी टूट करके अल्फा पार्टिकल निकालता है, और जो बी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो भी टूट करके वो भी एक अल्फा पार्टिकल निकालता है। ठीक है,
है ना। जैसे दो ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ठीक है। अब इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमको दे रखा है कि ए की तुलना में बी पदार्थ का द्रव्यमान 3 गुना है। फिर ए की तुलना में बी पदार्थ का परमाणु भार या मोलर मास 2 गुना है। उसके बाद ए की तुलना में बी पदार्थ का अर्धआयुकाल डबल है। तो हमको देखना है कि ए पदार्थ और बी पदार्थ द्वारा अल्फा उत्सर्जन की दर का अनुपात क्या होगा, वो देखता है। तुम खुद बताओ, कि तुम खुद बताओ कि एक नाभिक टूटेगा तो एक अल्फा पार्टिकल बनेगा, है ना। देख सकते हैं इस रिएक्शन में, तुम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक नाभिक टूटेगा तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तुम बताओ कि अल्फा पार्टिकल निकलने की दर पूछी है, मतलब इनडायरेक्टली नाभिकों के विघटन की दर पूछी है ना भाई। एक नाभिक विघटित होगा तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, बस। अल्फा पार्टिकल के निकलने की दर पूछी है, मतलब इनडायरेक्टली नाभिकों के विघटन की दर पूछी है। और नाभिकों की जो विघटन की दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। मतलब इनडायरेक्ट इन दोनों की एक्टिविटी का अनुपात पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। तो हमको दे रखा है कि ए की तुलना में बी का द्रव्यमान डबल है, मतलब ए मटेरियल का द्रव्यमान m है तो बी मटेरियल का द्रव्यमान 3m है। फिर ए की तुलना में बी का मोलर मास डबल है, मतलब इसका मोलर मास mo हो तो इसका मोलर मास कितना है, डबल मतलब 2mo। बताओ, इससे हम नंबर ऑफ मोल का अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम बताओ कि ये जो पदार्थ है उसपे नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, भार अपन अणुभार मतलब N/mo। और बताओ ये जो पदार्थ है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, भार अपन अणुभार। तो भार तो 3m अपन मोलर मास 2mo। तो ये कितना हो गया, 3/2 m/mo इतना हो गया। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, ये होता है इसमें नंबर ऑफ मोल m/mo और इसमें 3/2 m/mo। मतलब हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल अगर n होंगे तो इसमें 3/2 n होंगे। नंबर ऑफ मोल 3/2 गुना होंगे तो सक्रिय नाभिकों की संख्या भी 3/2 गुना होगी। मतलब इसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या n है तो इसमें 3/2 n होगी, ये बता रही है। उसके बाद सक्रियता लैम्डा पे भी तो निर्भर करती है। तो हमको दे रखा है कि ए की तुलना में बी का अर्धआयुकाल डबल है। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही कि ए की तुलना में बी का अर्धआयुकाल डबल है। तो तुम बताओ कि ए की तुलना में बी का अर्धआयुकाल डबल है तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से लैम्डा आधा होगा। मतलब इसका क्षय नियतांक अगर लैम्डा हो तो इसका λ/2 होगा। बस, दोनों द्वारा अल्फा उत्सर्जन की दर का अनुपात पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली विघटन की दर का अनुपात पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली एक्टिविटी का अनुपात पूछा है। तो हमको पूछा है कि R1/R2 इनकी एक्टिविटी का अनुपात क्या होगा। तो बस हमको अच्छे बताए कि एक्टिविटी होती तो विघटन की दर है, लेकिन एक्टिविटी का बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, λ/n होता है। जो पहला सैंपल है इसकी एक्टिविटी कितनी होगी, लैम्डा इंटू नाभिकों की संख्या n ओपन। दूसरा सैंपल है उसकी भी एक्टिविटी λ/n, तो लैम्डा की जगह तो λ/2 आ जाएगा और n नाभिकों की संख्या 3/2 है। से सॉल्व करोगे तो R1/R2 का अनुपात तुम्हारे पास आ जाएगा, कितना आएगा 4/3। सक्रियता का अनुपात ये है, तो दूसरे शब्दों में विघटन की दर का अनुपात वही होगा और तीसरे शब्दों में अल्फा उत्सर्जन की दर का अनुपात भी यही होगा। तो ये सारा पढ़ लिया। हाँ देखो, इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैथमेटिकल है लेकिन जेई मेंस और एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कोई पात्र है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा है ना। और हमको दे रखा है शुरू में मतलब t इक्वल टू 0 पर रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n0 है ना। तो वो स्टार्टिंग मतलब t इक्वल 0 पर रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या n0 है। अब देखो ये पदार्थ रेडियो एक्टिव है ना भाई। ये पदार्थ रेडियो एक्टिव है तो लैम्डा क्षय नियतांक के अनुसार इसके नाभिक विघटित होते जाएंगे, मतलब मरते भी जाएंगे, लेकिन साथ में हम इस पात्र में अल्फा नाभिक पर सेकेंड की दर से रेडियो एक्टिव नाभिक भर भी रहे हैं, है ना भाई। इसमें अल्फा नाभिक पर सेकेंड की दर से रेडियो एक्टिव नाभिक भर भी रहे हैं। तो हमको देखना है कि इस पात्र के अंदर सक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ किस टाइप चेंज करेगी, उसका एक्सप्रेशन देखना है। और उसके बाद हमको पूछा है कि लंबे टाइम के बाद या स्टेडी स्टेट में
इस पात्र में सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको दे रखा है पात्र है, शुरू में रेडियोएक्टिव मटेरियल के एन नॉट नाभिक थे ना, रेडियोएक्टिविटी के कारण नाभिक क्षय हो रहे हैं तो मरते भी जा रहे हैं, लेकिन अल्फा नाभिक पर सेकेंड की नियत दर से इसमें नाभिक भर भी रहे। बस नाभिकों की संख्या टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी वो देखना है। बस सिंपल तरीका कि हम नाभिक आने की दर मतलब dn/t इन देखेंगे और नाभिक मरने की दर मतलब dn/t आउट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेडियोएक्टिविटी का नाभिक मरेंगे भी सही और अल्फा नाभिक पर सेकेंड की दर से भर भी रहे हैं, तो बस इसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या लगातार चेंज होगी ना, है ना। मान लेते हैं कि सक्रिय नाभिकों की संख्या लगातार चेंज हो रही है और मान लेते हैं कि किसी भी जनरल t समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या n हो गई। बस हम नाभिक आने की दर अलग देखेंगे और नाभिक मरने की दर अलग। पहले नाभिक आने की दर मतलब dn/t इन देखते हैं। तो बताओ, अल्फा नाभिक पर सेकेंड की दर से भर रहे हैं, इससे dn/t इन तो कितना होगा अल्फा। अब नाभिक मरने की दर मतलब dn/t आउट देखते हैं। तुम बताओ कि रेडियोएक्टिविटी कारण नाभिक मरते भी जाएंगे और हमको पता है ना, हमको पता है कि रदरफोर्ड और सोडी नियम के अनुसार अगर सक्रिय नाभिकों की संख्या n हो तो नाभिक मरने की दर या नाभिक के विघटन की दर कितनी होती है, लैम्डा इंटू n। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि नाभिक है ना, नाभिक आने की दर तो अल्फा होगी और रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार नाभिक मरने की दर या नाभिक विघटन की दर लैम्डा इंटू n होगी। तो बस dn/t इन तो अल्फा हो गया और dn/t आउट लैम्डा n हो गया। बस अब हम परिणामी dn/dt निकाल सकते हैं, मतलब परिणामी नाभिक की संख्या में परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। बताओ, परिणामी नाभिक की संख्या में परिवर्तन की दर कितनी होगी, सिंपली dn/t इन माइनस dn/t आउट, है ना, कह सकते हैं कि परिणामी नाभिक में परिवर्तन की दर कितनी होगी, dn/t इन माइनस dn/t आउट। मैं चलो इधर लिख देता हूँ। ये होता परिणामी नाभिक में परिवर्तन, यहाँ लिख दो, परिणामी नाभिक में परिवर्तन की दर मतलब dn/dt परिणामी कितना हो गया, dn/t इन माइनस आउट, dn/t इन तो अल्फा है माइनस dn/t आउट कितना है, लैम्डा इंटू n। बस अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, सॉल्व कर सकते हैं। समाकलन करेंगे लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो n वाली सारी टर्म को LHS में और बाकी कचरा को RHS में। n को इधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना आ जाएगा, dn ओपन अल्फा माइनस लैम्डा n बराबर dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर dt। बस वेरिएबल सेपरेट होकर रास्ता साफ है, दोनों इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लिमिट t इक्वल 0 से t, बताओ t इक्वल 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या n0 थी और t समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या n। समाकलन करते हैं। बताओ 1/n जैसा है, n की जगह रेखीय टर्म आ गई है, तो समाकलन का वही तरीका कि पहले पूरे का समाकलन और फिर n का गुणांक नीचे। 1/n का समाकलन log n होता है, तो 1/अल्फा माइनस लैम्डा n का समाकलन log अल्फा माइनस लैम्डा n होगा इंटू फिर n का गुणांक मतलब माइनस लैम्डा नीचे आएगा बराबर। इधर तो ओनली dt का समाकलन t, लिमिट रखेंगे तब भी t, माइनस लैम्डा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस लैम्डा t आ जाएगा और यहाँ लिमिट रखते हैं n इक्वल टू n0 से n इक्वल टू n। चलो बताओ, अपर लिमिट में n की जगह n रखेंगे तो log अल्फा माइनस लैम्डा n, ये क्या हो रहा है, अपर लिमिट में n की जगह n रखेंगे तो log अल्फा माइनस लैम्डा n माइनस लोअर लिमिट में n की जगह n नॉट रखेंगे तो log n नॉट माइनस, ये क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ये अपर लिमिट पे n की जगह n माइनस लोअर लिमिट पे n की जगह n नॉट रखेंगे तो log अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट आ जाएगा इक्वल टू माइनस लैम्डा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस लैम्डा टी। तो बताओ log a माइनस log b को log a ओपन b, मतलब log अल्फा माइनस लैम्डा n ओपन अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर, तो अल्फा माइनस लैम्डा n ओपन अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट इक्वल टू
e की पावर माइनस लैम्डा टी। आगे सॉल्व करना है इसको, ये पक्षांतरण करके सॉल्व करोगे तो n का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तुम्हारे पास आएगा n इक्वल टू एल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी अपन लैम्डा, ये आ गया। तो सक्रिय नाभिकों की संख्या टाइम के साथ इस टाइप चेंज करेगी। चलो आगे इसका ग्राफ पूछा है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या समय के साथ किस तरह से चेंज करेगी, उसका हमको ग्राफ पूछा है। ये तो ग्राफ निकाल बना सकते हैं हम। पहले स्टार्टिंग में तो t इक्वल 0 पर, तो था स्टार्टिंग में तो सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी थी n नॉट। और सॉरी बताना भूल गया, इस बार हमको दे रखा है कि अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट है। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा एन नॉट ये दे रखा है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। शुरू में सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट थी, तो ग्राफ ये n नॉट से स्टार्ट होगा। लिख देता हूँ चलो। शुरू में सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट थी, तो ग्राफ n नॉट से स्टार्ट होगा। फिर बताओ टाइम के साथ साथ e की पावर माइनस लैम्डा टी घटेगा, तो अल्फा माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी बढ़ेगा। मतलब टाइम के साथ साथ सक्रिय नाभिकों की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। और अब लंबे समय के बाद मतलब t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर देखते हैं। तुम बताओ इसमें t इक्वल टू इनफाइनाइट रख देंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो तब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अल्फा बाय लैम्डा। तो हम बोल सकते हैं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, बोल सकते हैं कि शुरू में नाभिकों की संख्या n नॉट, मर कम देर दर से रहे और भर ज्यादा दर से रहे, इससे सक्रिय नाभिकों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन लगातार नहीं बढ़ेगी, बताओ लंबे टाइम के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या कांस्टेंट या स्टेडी हो जाएगी, इसलिए इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो स्टेडी स्टेट में सक्रिय नाभिकों की संख्या अल्फा बाय लैम्डा हो जाएगी। ये निकालिए। अभी तो हमने मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली निकाला, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है ना। देखो स्टेडी स्टेट पर सक्रिय नाभिकों की संख्या ज्ञात करनी थी ना, इसको तो लॉजिकली बोल सकते हैं। तुम बताओ कि तुम बताओ कि सक्रिय नाभिकों की संख्या स्टेडी या कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, जिस दर से नाभिक आ रहे हैं उसी दर से नाभिक जाने चाहिए। बोल सकते हैं ना, हम कह सकते हैं कि सक्रिय नाभिकों की संख्या कांस्टेंट या स्टेडी होने के लिए जिस दर से नाभिक भर रहे हैं उसी दर से मरने चाहिए। मतलब उसके लिए dn by dt in should be equal to dn by dt out। तुम बताओ कि dn by dt in तो कितना है अल्फा, और dn by dt out कितना है लैम्डा इंटू n। तो इससे n अल्फा बाय लैम्डा आएगा। तो ये नाभिकों की स्टेडी स्टेट संख्या ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस यही था इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हो, वो मैं आगे कभी तुमको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बाकी अब एक चैप्टर कंप्लीट है, तो अब इसके क्वेश्चन तुम सारे ट्राई कर सकते हो।